जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन। अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ मरीम नवाज़ आज वापस पाकिस्तान पहुंच रही हैं। कारकुन उनका इस्तकबाल करेंगे। PMLN की जानब से तैयारियां अरूज पर हैं। कल वो दुबई पहुंच गई हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने कल फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि रोज़ करते हैं। उनके पास कोई बात नई होती नहीं है और वो अपने ही बातों को यू टर्न देते रहते हैं। अपने ही जो मौक़िफ़ है उसको बारहा बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि साइफ़र का, और साइफ़र के हवाले से उन्होंने कहा अमेरिका जो है मेरी जान लेना चाहता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जनाब जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसमें शहबाज शरीफ, आसम नसीर जो कि DGC हैं, और राना सनाउल्लाह और बाजवा साहब, ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने जनाब नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया। उनके एक जो थे, जो क्या कहते हैं, उनके जो फ्रंटमैन, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और नासिर भट्ट जो है मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। अब कल उन्होंने जो अपना तोपों का रुख जरदारी साहब की तरफ मोड़ दिया और जरदारी साहब पर इल्ज़ाम धर दिया कि मेरा जो प्लान C है, जरदारी साहब मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। और इस मकसद के लिए उन्होंने दहशतगर्दों को, जो है एक तंजीम है दहशतगर्दों की, उसको पैसे भी दे दिए हैं। मैंने जो है पूरा जो है अपना बयान एक कलम बंद करा दिया एक वीडियो की सूरत में, वो मेरे मरने के बाद रिलीज़ होगी। ये मेरे ख्याल एक सस्ती सियासत पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं और बड़ी ही अफसोसनाक है कि अब ये बिल्कुल 70 और 77 वाली बात हो गई है, जिसमें हम अपने मुखालफिन को जो है कत्ल के इल्ज़ाम में अंदर करवाते हैं और फांसी पर चढ़वाते हैं। बड़ा घिनौना खेल इमरान खान साहब ने खेल रहे हैं। और उनका जो, चूँकि उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए उसमें भी लोग नहीं निकले। उससे पहले उन्होंने 25 मई को भी लोग नहीं निकले। उसके बाद जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था जो वज़ीराबाद तक पहुंचा, उसमें भी खासी कोई उनको जो है शफ़ कबूलियत नहीं मिला। फिर जब असम्बलियाँ तहरील कर रहे थे, लिबर्टी चौक पर भी कोई 1000-1200 बंदे जो है जमा हो सके और वो जो है वो नाकाम हुआ बुरी तरह। अब वो उनके ये पॉलिटिकल स्टंट हैं अपने वर्करों को एंगेज करने के लिए, लेकिन बड़े अफसोसनाक हैं। पीपल्स पार्टी एक कुर्बानियों की दास्तान है। भुट्टो से लेकर बेनज़ीर तक आसिफ अली जरदारी साहब ने सारी उम्र जेलों में गुजारी है और करप्शन के चार्जेस सही हैं, सच है, झूठ हैं। मैं उनको बिल्कुल मतलब है कोई रिलीफ या कह दें कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। बात यह है कि अदालतों में वो केस साबित नहीं हुए। मैं आसिफ जरदारी की कसम नहीं दे सकता कि उन्होंने करप्शन की है या नहीं की। बात यह है कि ये चीज़ें अदालतों ने साबित करनी होती हैं और अदालतों में साबित नहीं हुए। सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे, नवाज शरीफ साहब ने बनाए, मुशर्रफ साहब ने बनाए या इमरान खान ने बनाए, और वो जो है आज तक साबित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सज़ाएं भुगती हैं, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं लिया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो कत्ल गारत पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ने तो ज़ियाउल हक से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने जनरल असलम बेग से इंतकाम नहीं लिया। बेनज़ीर साहबा जब 88 में आई तो उन्होंने आगे की सियासत की, माजी की सियासत को उन्होंने दफन किया। इसी तरीके से 2008 में जब वो वापस आए हैं इलेक्शन जीत के, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसलहत की सियासत की है और अपने बदतरीन सियासी मुखालफ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो परवेज़ लाई हो, काफ लीग हो, उन्होंने उसको गले लगाया है। और इमरान खान साहब को भी वो मतलब है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जरदारी साहब का ये बयान मौजूद है कि हम तो सियासी इख्तलाफ रखते हैं और किसी भी पार्टी के साथ मिल सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी भोंगी है जिसकी कोई मतलब है कि हैसियत नहीं है। और पीपल्स पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ केस दायर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में केसेस का होता क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। अभी देखें ना कि लंदन के अंदर कितने केसेस नवाज शरीफ ने जीते हैं, कितने नासिर भट्ट ने जीते हैं, शहबाज शरीफ ने जीते हैं, हद तक इज्जत के। वहाँ डिफेमेशन का जो कानून है, अगर आप किसी को बदनाम करते हैं झूठ इल्ज़ाम लगाकर, बड़ा सख्त कानून है। वहाँ पर वकीलों की फ़ीस भी देनी पड़ती है और जुर्माना भी देना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। अभी दुनिया न्यूज़ जो है बार बार उसको चला रहा है अपनी माफ़ीनामे को, जो नासिर भट्ट से मांगा है। तो वहाँ एक कानून साजी है, वहाँ एक आइन है, कानून मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये हद तक इज्जत का कानून जो है ये मौसर हो जाए और ये इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अच्छी कानून साजी हो जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे 50% मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि झूठ से एक तो हमारी नस्ल तबाह हो रही है, हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, नौजवानों का जहन ख़राब हो रहा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इस मसले को देखें और पार्लियामेंटेरियंस भी देखें, पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी हो और ये डिफेमेशन के जो लॉ हैं ये मुअस्सर हों। इसी तरीके से जो अपना इसका एक और सिलसिला कल चलता रहा वीडियो ऑडियो लीक्स का। सबसे पहले तो एक खिताब था जो परवेज़ लाई साहब का जो उन्होंने किया
उसके साथ अपनी जनरल कौंसिल का इजलास था जिसमें उन्होंने चौधरी शुजात को हटा के सदर वजाहत हुसैन को बनाया। वहाँ चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा जी काश ये जो है पहले पकड़ा जाता फवाद चौधरी, हमारी असम्बली बच जाती। जिसका मतलब अंदर भभोले हैं दिल के अंदर। परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला जाने का गम जो है खाई जा रहा है। वो किसी तौर पर असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, ना छोड़ना चाहते थे, बल्कि इमरान खान को समझा रहे थे देखें ये अगर असम्बली टूट गई, आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो आपको कुछ नहीं हासिल होना और आपके घेरा तंग हो जाना है। परवेज़ इलाही साहब ने बड़े शगाफ अल्फाज में कहा कि आप 25 मई को भूल गए थे। ये 4-5 लोग थे, असलम इकबाल, फवाद चौधरी, जिन्होंने इमरान खान को घेरा हुआ था और वो कहते हैं अभी तोड़ो असम्बली, अभी तोड़ो। उसके बाद एक ऑडियो लीक होती है, परवेज़ इलाही साहब की किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं कि यार फवाद चौधरी को आप महीना पहले पकड़ लेते यार, हमारी हुकूमत बच जानी थी, हमने बहुत सारे काम कर लेने थे। और उन्होंने गाली निकाल के कहा फवाद चौधरी को, जिसको मतलब ये फेक ऑडियो नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने इसको तस्लीम किया, बल्कि माफ़ी मांगी है पब्लिकली कि यार मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी बीवी जो है उससे माफ़ी मांगी, उनके भाई से माफ़ी मांगी है। पब्लिकली उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो है मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर बैठा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एक मतलब एक सच्ची एक हकीकत है। और इसके साथ साथ चौधरी वजाहत की ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो मूसा इलाही जो है उनके बेटे हैं और जो किसी अस्पताल का ज़बरदस्ती इफ्तिताह किया है और वहाँ पर लड़ाई हुई, वहाँ फायरिंग हुई। मूसा इलाही उनको बताते हैं कि फायरिंग हुई, हमने बड़ी ज़ोर की फायरिंग की है, वहाँ पर ज़बरदस्ती इफ्तिताह कर रहे हैं, अस्पताल का नाम भी चेंज कर रहे हैं। तो उस पर चौधरी वजाहत उनको शाबाश दे रहे थे, बल्कि जो कह रहे थे कि इनको अंदर कराएं, FIR कराएं। एक तो ये मूसा इलाही की ऑडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने ये सारा चीज़ तस्लीम किया। उससे पहले एक और चौधरी वजाहत की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उन्होंने जो बंदे गायब करने के हवाले से, ये पुरानी वीडियो थी जब अदम एतमाद का वोट आया था कि फ़लाँ खातून सेनेटर है बलोचिस्तान से, उसको हम गायब कर देंगे, तो उस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर की 2 ऑडियो लीक हुई हैं। एक में वो बात कर रहे हैं अपने फ्रंट मैन से, जो तरक्याती फ़ंड में जो हिस्सा है उसके हवाले से। वो कह रहे हैं 16 करोड़ रुपया मेरा कहाँ है। वो बंदा कह रहा है कि मैंने 16 करोड़ आपको भिजवा दिया है। फर्दर भी वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फ़लाँ से पैसे आने हैं मिनिस्ट्री से, फिनांस डिवीजन से, तो वो पैसे भी मेरे लिए अरेंज करें ताकि मैं उसका बंदोबस्त कर सकूँ। एक और ऑडियो है जो कुछ जवेद अनवर साहब हैं बाहर, उनसे अली अमीन गंडापुर साहब पैसे मांग रहे हैं इलेक्शन के लिए कि हमारा इलेक्शन आ गया है, प्लीज़ आप हमारी सपोर्ट कीजिएगा, हमें आपके तावन की यकीनी चाहिए। और जवेद अनवर साहब ने यकीन दहानी कराते हैं कि आप मुझे बता दीजिएगा, जो मुझसे हुआ मैं कर दूंगा। तो ये है मदीने की रियासत और मदीने की रियासत के बड़े बड़े वज़ीर जो शहद की बोतलों के साथ पकड़े गए थे। ये सारे एक अजीब व गरीब कैरेक्टर है, चाहे मुराद सईद हो और वो जान अल्लाह को देनी है शहरियार अफरीदी हो, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन वाले वो जो है अली मोहम्मद खान हो, और इसी तरीके शिबली फराज। बदकिस्मती है पख्तूनख्वा से इतने लो करैक्टर के लोग, मतलब लो प्रोफाइल के लोग जिन्हें बोलना नहीं आता, वली खां की सरजमीन से, बादशाह खां की सरजमीन से ऐसे लोगों का सियासत में आना और छा जाना बड़ा ही नुकसानदेह है। बादशाह खां जिन्होंने सारी उम्र खिदमत की, पख्तूनख्वा की सियासत जो प्रोग्रेसिव लिबरल तरक्की पसंद रही है, वहाँ पर इस तरह के लोगों की जो है का वजूद सियासत में आगे बढ़ जाना पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार है। इमरान खान जो हमेशा साफ़ और शफाफ पार्टी की बात करते थे, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने की बात करते थे, 1 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, 50 लाख घर की बात करते थे, उनके पास कुछ नहीं था। 4 साल कुछ नहीं किया, झूठे वादे, बल्कि रावलपिंडी रिंग रोड में करप्शन, महकमा सेहत में करप्शन, और जो है हाउसिंग कॉलोनीज़ में करप्शन, और जो सोसाइटी उन्होंने बनाई थी मलक रियाज के साथ मिलकर, जो जिसमें बेगम फरागोगी अलकादरी ट्रस्ट, उसमें करप्शन, और 3 मिलियन पाउंड जो है उन्होंने शौकत खानम के दे दिए। अब यूथी उसको भी डिफेंड कर रहे हैं कि वापस आ गए। तो ये सारे किस्से हैं। असल में इमरान खान को ये गुस्सा है क्या इस वक्त? जो गुस्सा आ जाए वो है मरीम नवाज़ के वापस आने का, क्योंकि मरीम नवाज़ वापस आ रही है, एक बयानिया लेकर आ रही है। बयानिया नवाज शरीफ ने घड़ा है, वो है कि साकिब निसार को, बाजवा, फैज़, आसिफ सईद खोसा, इमरान खान का जो गठजोड़ है 5 लोगों का, इसको हमने टारगेट करना है। मरीम नवाज़ इमरान खान को उन्हीं की ज़बान में जवाब देती हैं, तुर्की ब तुर्की, और वो बड़ी पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में। इमरान खान के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है तो मरीम नवाज़ है। तो इमरान खान को ये खौफ है कि मरीम नवाज़ आ रही है। दूसरी तरफ उसको जेल में जाने का खौफ है, क्योंकि फवाद चौधरी अंदर जा चुके हैं, आज़म स्वाति हो आए हैं, उनके 2-3 प्यारे यूट्यूबर शहबाज गिल भी हो आए हैं, जमील फ़ारूकी ने भी जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कराया है। इसके बाद वो टक्कर के लोग वाले गीला तितर जो है इमरान रियाज खान, उसका भी हुआ है। अभी फवाद चौधरी के बाद जो है फ़रक हबीब की बारी है, हमाद अज़हर की बारी है, इमरान खान की भी बारी आने वाली है, इसलिए वो तिलमिला रहे हैं। 2 वजूहत हमने आपको बताई, एक तो मरीम नवाज़ का वापस आना, दूसरा उन्हें जो जेलें नज़र आ रही हैं ये है। अच्छा, अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं मरीम नवाज़ के वाले से। मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है। पार्टी में जो है शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक भी डिप्रेस हैं, लेकिन वो फिर भी
एक्टिव हैं। शायद खान अब्बासी कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो नाराज़ हैं लेकिन पार्टी के अंदर हैं। मिफ्ता इस्माइल के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मिफ्ता इस्माइल का इतना बड़ा कसूर नहीं था, हमने पहले भी बताया, और इल्ज़ाम यहाँ तक लगाया कि वो जनरल बाजवा से डायरेक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने पहले दिन कहा था कि पार्टी बाद में, इलेक्शन क्या है, कभी ना कभी जीत जाएंगे। उन्होंने ये कहा था, रिकॉर्ड कई मरतबा कहा कि पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान को बचाना है, इलेक्शन हार जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IMF का प्रोग्राम करना है। लेकिन इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के समधी थे, वहाँ बैठ कर वो बातें कर रहे थे, 5-6 साल से बाहर थे, उन्हें यहाँ का कुछ नहीं पता था। वो यहाँ आकर उन्होंने जो IMF के प्रोग्राम को डेफर करने की कोशिश की। इसहाक डार जो है वो देखिए नालायक नहीं है, जब उन्होंने, उनका ये ख्याल था कि हम पॉलिटिकली भी बचाएं, मतलब अपनी पार्टी को बचाएं, महंगाई ना करें, IMF को कन्विंस कर लें। वो फेल हो गया IMF को कन्विंस करने में, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ और पाकिस्तान में डॉलर जो है आसमानों पर पहुंच गया और महंगाई का मजीद सैलाब आ गया। अगर ये 3 महीने डिले ना करते इसहाक डार साहब तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जानी थी। अब 3 महीने बाद वो प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो महंगाई, मतलब इलेक्शन मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मरीम नवाज़ को एक तो हुकूमत का जो चैलेंज है वो भी दरपेश है, हुकूमत की नाकामी, हुकूमत की गैर मुतासर कुन परफॉर्मेंस, इसको भी उन्होंने काउंटर करना है। दूसरा, इमरान खान ने जो उनकी जड़ें हिला दी हैं, जो वोट बैंक है, उसको भी वापस गेन करना है। तीसरा, अपनी पार्टी पर भी कंट्रोल करना है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मिफ्ता इस्माइल को एक फ़ोन करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में, बहुत कीमती असासा है पार्टी का, उनको भी साथ रखना चाहिए। उन्होंने भी जेलें काटी हैं बदकिस्मती से। अभी PMLN की तरफ से जो इश्तिहार चल रहा है जिसमें वो अपने लोगों का जिक्र कर रही है कि फला फला बंदा इतने इतने दिन जेल में रहा, उसमें भी मुफ्ता इस्माइल का नाम नहीं डाला। मतलब ये भुगज़ है। इसहाक डार को रिश्तेदारी का एज हासिल है। मरीम नवाज़ को चाहिए कि मेरिट के ऊपर फैसले करे। उनकी आमद जी बिस्मिल्लाह पाकिस्तान में सबको आना चाहिए, नवाज शरीफ को भी आना चाहिए और आकर यहाँ सियासत करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए। मगर ये है कि तमाम कारकुनान को और रहनुमाओं को साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखते हैं आज मरीम नवाज़ का कैसा इस्तकबाल होता है और क्या आगे का लाहे अमल वो ऐलान करती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।